कल हमने ये क्वेश्चन किया था, क्यों? ये वाला। ठीक है। अब हम देखते हैं इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है, इसको करने का मैं एक दूसरा उपाय भी आपको बताता हूँ। वो ज्यादा सही रहेगा। पहले अगर आप प्रयास करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं। हैं? लिखा हुआ है ये वाला। ये करवाया थोड़ी था। करवाया था? नहीं नहीं, ये नहीं करवाया यार। इससे पीछे वाला। एक वस्तु का लागत मूल्य 900 है। बेचते समय 10% की छूट दी जाती है और 25% का लाभ कमाया जाता है। तो अंकित मूल्य बताना क्या होगा? 1250। सही है, 1250। ओके, एकदम। 1250 क्या? ठीक है। आपने देखिए क्वेश्चन को अलग तरीके से किया होगा, है ना? मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे चीजें आसान हो जाएगी। अब देखिए, एक नाम है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरा नाम है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तीसरा और अंतिम नाम अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है। ये विक्रय मूल्य से इनके बीच का एक रिलेशन होता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का, उसे हम लाभ और हानि कहते हैं। और विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य के रिलेशन को कहते हैं डिस्काउंट, छूट। ठीक है। अब हम इसके रिलेशन को जाने बिना, इसको बीच में लाए बिना, इन दोनों के रिलेशन को कहते हैं, देखिएगा। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन को कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे 100 - b। ठीक है। और इसे कहेंगे 100 + p। ये जो अनुपात है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता सकता हूं। परंतु एक बार आप इसे समझिए कि हाँ, याद रखिए कि हाँ, ऐसा हो रहा है। डी का मतलब है डिस्काउंट, तो आप इस बात को कह सकते हैं 100 - छूट से जो चीज निकल के आती है उसके साथ अनुपात बनाया जाए किसका? 100 + लाभ। लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि। ठीक है, लाभ को प्लस करना है। इनसे जो भी एक अनुपात बनेगा वह है क्रय मूल्य और किसका बनेगा? सीधा अंकित मूल्य का। विक्रय विक्रय मूल्य को बीच में लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि देखिए, बेचते समय 10% की छूट है, तो छूट कितनी है? 10%, तो 10 इसमें से घटाएंगे, अनुपात। प्रॉफिट कितना है? 25% लाभ है। हमारे पास दो डेटा दे रखे होंगे हमेशा, एक प्रॉफिट का और एक डिस्काउंट का। ये हमने इसमें जोड़ दिया। इसको घटाने से क्या आया? 90। और इसको जोड़ने में क्या आया? 125। ये इनके रेशियो हो गए, 90 और 125। मतलब 90 रुपए अंकित, सॉरी, 90 रुपए क्रय मूल्य है और आपका उसका अंकित मूल्य कितना है? 125। अब देखिए, सवाल गोल करते हैं। लागत मूल्य 900 रुपए। आप बताइए लागत कितनी है? 90, तो इसके नीचे 90 लिखेंगे। बताना क्या है? अंकित मूल्य 125 बताना है। सवाल का जवाब आ जाएगा। काट पीट देते हैं इसे, ये 10 बार कटा, 10 को इससे गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1250। इसमें कोई मशक्कत नहीं रहेगी, ये तरीका जो है वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसे यूज कीजिए, उसके बाद। अंकित मूल्य का मतलब होता है, हमने कोई चीज, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की बनाई, हम उस पर 150 रुपए लिख देते हैं, ताकि कोई ग्राहक आए, अगर वो मान लीजिए हमसे मोल भाव करे, तो हम अगर उसे छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो मान लीजिए 150 रुपए बताने के बाद में हमने उसे 130 रुपए में बेच दिया, तो हमें, उसको तो लगा कि 20 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया और हमें फायदा कितने का हो गया। बस ये बात है। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, आप बोलना ना, यह बात है। तो एमआरपी पे चीज अब बिके को नहीं, उसके लिए डिस्काउंट दिखाना पड़ता है, उसके बाद में बेचे ने, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कम में मिल गया हमें, है ना? ये बात है। ये एक मतलब इनको रेशियो बनाने का एक पैटर्न है। वो आप बात सही कह रहे हैं कि इनके बीच का रिलेशन होता है डिस्काउंट, वो तो यहां आ गया। और इनके बीच का रिलेशन होता है प्रॉफिट, वो उस तरफ आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ ये बताऊंगा हम। हाँ, देखिए, मेन चीज ये नहीं है। देखिए, मेन चीज ये है कि सवाल में दे क्या रखा है, लागत मूल्य दे रखा है रुपए के रूप में, तो इसलिए हमने इसके नीचे
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लागत मूल्य इतना है, हम आपके हिसाब से लागत मूल्य कितना है, इतना। आपकी बात नीचे लिखनी है ये बात। अगर क्वेश्चन में अंकित मूल्य दे रखा होता ना तो हम उसके नीचे क्या लिखते, हमारा अंकित मूल्य। मतलब क्वेश्चन जो चीज देता ना, अगर क्वेश्चन ऐसा कहते था अंकित मूल्य और लागत मूल्य का फर्क है, तो हमारे हिसाब से लागत मूल्य और अंकित मूल्य का फर्क कितना आता, 35, वो उसके नीचे रखते। ये बात, क्वेश्चन की बात हम एक बार मानेंगे और उसके बाद में हमारी बात ही मानी जाएगी। ये ऐसा पूरा सिस्टम है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है उसको एक बार छोड़िए, बस एक बार काम में लीजिए। 100 - डी 100 + पी, ये सीधे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के रेशियो बनाकर दे देगा, और उससे सवाल के जवाब बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये पीछे वाले में भी लगाएं तो लग जाएगा। पीछे वाला तो सवाल था ना जिसमें हमने पूरी प्रोसेसिंग की थी, क्या आपने पूरी प्रोसेसिंग की इस बार भी? पूरी करनी पड़ी और क्या है, सही बात है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सवाल अगर लिखा है तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक अंकित करनी होगी। अब ये ऐसा नहीं पूछ रहा कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कितना है, ये ऐसा पूछ रहा है जैसे मान लीजिए कि हमने 100 रुपए की कोई चीज बनाई और उस पर 150 लिख दिया, कितना ज्यादा लिखा है हमने, 50% ज्यादा। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये ऐसा पूछ रहा है। उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों के रेशियो की, और उसके बाद में बता पाएंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक है, ताकि 20% छूट देने के बाद में भी 10% का लाभ हो। हम्म। 37.5%। 37.5। देखिए, सीपी और एमपी को सीधा जानना चाहते हैं तो इसका तरीका है 100 - डी रेशियो 100 + पी, ऐसा ही है। डिस्काउंट कितना है, देखिए 20% छूट, 10% का लाभ, आपके पास डिस्काउंट है 20 का, और प्रॉफिट कितने का, 10 का। ये 10 हमने यहां जोड़ दिया, 80 / 110, ये लीजिए। इस बात का मतलब 80 का अगर कोई चीज है तो आप उस पर 110 लिख देंगे। तो इस बात का मतलब देखिए सवाल क्या पूछना था, एक दुकानदार अपनी वस्तु कीमत क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है। देखिए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है ये पूछ रहा है, तो बताइए आपने कितना ज्यादा अंकित किया, 30 रुपए, कितने पे, 80 पे, इंटू क्या कहेंगे, 100। सवाल का जवाब होगा 37 सही 1/2% और 37.5%। काटने पीटने में ये आएगा और क्या, 37.5%। 1/8 की वैल्यू होती है 12.5, तो उसके 3 गुना की वैल्यू 37.5, ये इससे काट दीजिए। 300/8 भाग लगा लीजिए और क्या है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई मूल्य नहीं है कि हम उस चीज को कन्वर्ट कर लें विक्रय मूल्य में, सही बात है ना, तो ये तरीका ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ लॉस होता तो फिर क्या करना होता, 100 + पी की जगह क्या करना होता, 100 - एल, लॉस घटता है, सही बात है ना, तो उस तरफ जाके घट जाता है।
ये डिस्काउंट में सबसे ज्यादा पूछे जाने दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये जो हम कर रहे हैं। इससे पहले भी एक सवाल आता है जो टॉप पर है, वो अलग से टाइप है, वो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अगर सभी ने लिखा है तो मैं मिटा दूं। लिख रहे हैं, चलिए लिखिए। लिखने वाला काम हमेशा बाद में करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप समझने के साथ लिखने का काम करेंगे तो सही नहीं होगा। समझना ज्यादा जरूरी है लिखने के बजाय। लिखी हुई तो किताबें बड़ी हैं बहुत सारी, है ना, बढ़िया बढ़िया किताबें लेके आ जाइए, रख लीजिए उनको अपने पास, कुछ नहीं होगा उससे। किताबें तो सभी एक ही पढ़ते हैं, कंटेंट तो वही है, मार्केट में 5 7 10 किताबें हैं, वही सब पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका है बस। चलिए अगले वाले सवाल को देखते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ये लीजिए, ये भी वैसा ही है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद 8% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? सेम सवाल पूछ रहा 20। देखिए 20 ज्यादा लिखने का मतलब ऐसा है कि आप 100 रुपए की चीज बनाकर उसे 120 लिख देंगे, तो उसके बाद में अगर आप 10% की छूट देंगे ना, 120 पर 10% कितना होता है? 12 रुपए। तो वो चीज कितने में बेची जाएगी? 108। और हो गया ना लाभ 8 का। बस ऐसी बात है। ठीक है, अब देखिए, सीपी और एमपी ये रेशियो बनाने के लिए ये टेक्निक है 100 - डी। मैं बार बार मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है कि हर सवाल में नए छात्र आ रहे हैं, है ना, इसलिए 100 - डी। डिस्काउंट को घटाना होगा, 10% की कटौती है और लाभ है 8% का, तो डिस्काउंट को तो हम इसमें से घटाएंगे, तब तो आएगा सीपी का रेशियो। और प्रॉफिट को अगर हम जोड़ देंगे, प्रॉफिट कितना है, सॉरी 10% था, डिस्काउंट 10 है ना, 10% की कटौती, 8% का प्रॉफिट है। ये लीजिए, ये 90 बना और ये कितना बना? 108। 90 रुपए अगर आपका कॉस्ट प्राइस होता है, तो आप उस पर जो एक एमआरपी की टैग लगाएंगे ना, वो होगा 108। अगर आप इस पे डिस्काउंट भी देते हैं ना, कितने का? 10% का, तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो वो टैग ज्यादा बड़ा लगाया जाता है, सही बात है ना, एक्चुअल प्राइस थोड़ी बताई जाती है। तो हमें ये देखना है कि इससे कितना ज्यादा हमने लिखा है, तो हमने कितना ज्यादा लिखा है? 18। तो 18 जो है वह इस 90 का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो देखिए काटने पिटने से ये क्या आएगा? 5। 5 को इससे काट दें तो क्या आएगा? 20%। इस बात का मतलब ऐसा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 20% ज्यादा है, आपको ज्यादा लिखना होगा, तभी जाकर आप इतना परसेंट प्रॉफिट है वो ले पाएंगे। ये ऐसी बात है। अब मैं इसे क्रॉस वेरीफाई करवाता हूं, देखिए एक बार। अगर हम 100 रुपए की कोई चीज बनाकर उस पे क्या लिख देते हैं, ये कॉस्टिंग है हमारी, उसकी मार्केट प्राइस लिख देते हैं हम 120। अगर मान लीजिए आप 10% की छूट देते हैं इसमें, इसका 10% 12 रुपए होता है, तो कितने में बेचा जाएगा ये? 108 में। तो क्या बताइए, आपको 8% का लाभ हुआ? हो रहा है ना, देखिए 100 से 108। ठीक है, ये यही बात थी। मतलब इस बात को ये पहले से ही सोच रहा है कि अगर मैं इसे कितना ज्यादा लिख दूं कि मुझे इतना डिस्काउंट दूं ना तो भी फायदा हो जाए, ये इस प्रकार की बात है, पहले से प्री प्लान चीजें हैं। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से यूज किया गया है। उसको क्रॉस वेरीफाई हम इस प्रकार से कर सकते हैं, वहां जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ाता हूं, आप इसे लिख लीजिए। ये जैसे ही सवाल खत्म होगा, उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। जैसे ये भाई कह रहा है कि सर डिस्काउंट तो एमपी और एसपी के बीच का रिलेशन होता है, वो तो यहाँ होता है, आपने उसे बाद में क्यों नहीं लिखा? प्रॉफिट होता है यहाँ इस तरफ वाला रिलेशन, उसको तो आपने उस तरफ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसको देखेंगे। देखिए कोई भी चीज, ये फॉर्मूला नहीं है ना, मैंने जैसे आपको कहा है ना, कोई भी तरह का फॉर्मूला नहीं होता मैथमेटिक में, कोई भी चीज है वो समझ कर आपको करनी होती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये हम देखते हैं, अगर आपने सबने लिखा है।
घर पे जाने पे देखिए, घर घर पे जाने के बाद है ना, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया करें। आप जिस भी तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, उनके क्वेश्चन किया करें। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग देखिए केवल और केवल प्रैक्टिस है ना। अगर मान लीजिए कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में टीचर जो लोग हैं वो भूल गए, 6-6 महीने जिन्होंने नहीं पढ़ाया ना, वाकई में उससे फर्क पड़ जाता है। अगर 6 महीने में मैं बंद कर दूं ना, तो मुझे भी ऐसा सोचना पड़ जाएगा कि यार पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये कंटिन्यूटी की बात होती है बस, केवल और केवल। ठीक है, अगला जो सवाल है उसे देखते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, ये भी वैसा ही सवाल है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा, सेम वही सवाल। डिस्काउंट को घटाना, प्रॉफिट को जोड़ना। 90 और 117, 27, 30% ज्यादा। 30 ही है ना, 30% ज्यादा लिखना होगा। अब हम वो नाम नहीं लिखेंगे 100 - D 100 + B। अभी सभी छात्र पुराने हैं, एक क्वेश्चन पुराने तो हैं। 100 - 10 अनुपात 100 + 17। अब आप ऐसे कहेंगे सर, सीपी और एमपी का रेशियो बनाना हम सीख रहे हैं। अगर मान लीजिए एसपी पूछ ले तो तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, एक डेटा से बताया जा सकता है। एसपी, अब एक बात बताओ, एसपी कैसे कैसे बताया जा सकता है? एसपी क्रय मूल्य से भी बताया जा सकता है, क्योंकि क्रय मूल्य से भी उसका रिलेशन है, और एसपी का रिलेशन किससे है? मार्क प्राइस के साथ भी है। तो इनमें से कोई भी डेटा दे दीजिए और आप मुझे सवाल पूछ लीजिए, एसपी तुरंत आ जाएगा। वो तो सीधा सही है। अगर आपने डिस्काउंट दिया है मान लीजिए किसी चीज में और आप एसपी जानना चाहते हैं, तो उसमें 10% डिस्काउंट काट कर लगा दीजिए, वो पता चल जाएगा। 1000 रुपए की चीज है, मान लीजिए मार्क प्राइस 1000 है, आप 10% का डिस्काउंट पर ऐसे पूछ रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस क्या है, ऐसा क्यों पूछेगा? वो तो 900 का हो गया 10% घटाने के बाद, सही बात है ना। तो सवाल पूछने वाला बेहतरीन सवाल पूछेगा, न कि ऐसे कोई बेफालतू सा। ये 90 बना, ये बना 117, ये इसका रेशियो है। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। तो क्या अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य से अधिक है? हाँ है, कितना? 27। 27 आपने 90 पर पहले से डिसाइड करके ज्यादा लिखना है, तो इसे परसेंटेज में कितना कहेंगे हम? तो इसे परसेंटेज के रूप में कितना कहेंगे, देखिएगा। 3 × 10 कितना? 30%। तो 30% हमें ज्यादा लिखना होगा। अगर आप किसी भी चीज को 30% ज्यादा लिखते हैं ना, जैसे 100 का लाए और 30% ज्यादा लिखकर 130 बता दिया। अब देखिए 130 बताने के बाद में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे को 10% छूट चाहिए, तो अगर आप 130 का 10% 13 रुपए उसमें से निकाल भी देते हैं, तो आप उसे कितने में बेचेंगे? 117। क्या आपको 17% का प्रॉफिट हो रहा है? हाँ, ओके है। इस बात का मतलब ठीक है, क्रॉस वेरीफाई किया है हमने इसे। ठीक है, ऐसा है। बहुत साधारण सा तरीका है, देखिए, है ना। और अगर मैं वैसे करूं ना, पहले सीपी से एसपी, एसपी से एमपी, ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो लिखा हुआ है इसका कारण क्या है। ठीक है, ये जानते हैं हम। देखिए, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए कोई भी सवाल है ना वो कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला कहाँ से बना हुआ है ना, कोई भी। अब देखिए कि हम नाम लिखते हैं एक क्रय मूल्य, मैं फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूं। दूसरा नाम होता है विक्रय मूल्य। 10th की जो किताबें हैं ना, देखिए हमारा सिलेबस कैसा है। 10th की किताबों में ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है ना, ज्यामिति, रेखा गणित। उसमें उसमें है ना, ऐसा नहीं बताया जाता कि सवाल कैसे हल होता है, ऐसा तो है। परंतु उससे ज्यादा बताया गया है, उससे ज्यादा ये ऐसे प्रूव कीजिए, इसे प्रूव कीजिए। प्रूव करने वाली चीज पता है क्या है? अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई चीज आती है, मैं काफी समय से पढ़ रहा हूँ, 7 साल से, तो मैं किसी चीज को प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पिछला सवाल करना सिखा दिया, तो आप उससे रिलेवेंट दूसरा सवाल कर सकते हैं। परंतु मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ लूं कि इसे प्रूव करके बताइए ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या थोड़ी कर पाएंगे। सही बात है ना। तो बस हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो चीज बहुत एक्सपीरियंस के बाद में सीखी जाती है ना, वो हमसे पहले पूछ रहे हैं, वो प्रूव करना हमें पहले सिखा रहे हैं। अरे पहले सिखाइए तो सही, प्रूव करना तो बाद की बात है। सही बात है ना? अब मैं देखिए इस फॉर्मूले को प्रूव करके दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्या, अंकित मूल्य। ठीक है, अब देखिए, अब मैं डिस्काउंट को लिखूंगा डी, छूट को, और प्रॉफिट किसको लिखूंगा? लाभ को। ठीक है, अगर मैं इसे 100 रुपए मानता हूं, तो बताइए अगर मान लीजिए इसमें कुछ प्रॉफिट है, तो ये चीज कितनी की हो जाएगी? 100 + P की हो जाएगी क्या?
अगर मैं 100 रुपए का ऐसे मानता हूँ, 100 पॉइंट का मानता हूँ, तो इस पे कुछ प्रॉफिट है, 5%, 10%, 15% जैसे भी है, तो वो 10 जुड़कर इसमें ये चीज कितने की हो जाएगी, 110 की हो जाएगी। ऐसा ही है क्या? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि देखिए, अब मैं दूसरा मार्कर ऐसा यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इस चीज को 100 पॉइंट मानता हूँ, ये वाले 100 पॉइंट, ये 100 पॉइंट अलग है। देखिए, इसका इससे रिलेशन है 100 और 100 + p। ठीक है, ये 100 अलग है, ये ब्लैक 100 है। आप ऐसा कह सकते हैं, इसे 100x समझिए और उसे 100y समझिए। ठीक है, इसे 100x और उसे 100y समझिए। वो दोनों 100 एक जितने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक बात सोच के देखिए, जितने कि हमने किसी चीज को बनाया, क्या हम उतना ही किसी व्यक्ति को एमआरपी बताएंगे? बिल्कुल ना बताएंगे, सही बात है। तो ये वो 100 नहीं है। ये 100 क्या है? ये 100 अंकित मूल्य के हिसाब से अगर कोई चीज 100 होती है, तो आप उसमें डिस्काउंट दे देते हैं, डिस्काउंट छूट दे देते हैं, तो बताइए वो कितने में बिकेगी? 100 - d की बिकेगी। सही बात है ना? अब मतलब ऐसा है कि अगर आप इसे 100 मानकर इसमें से d घटाते हैं, तो ये 100 - d की है। अब आप एक चीज याद कीजिए, जिसमें हमने एक चीज देखा, देखिए ये कैसे बना। इसमें यहाँ 100 लिखा हुआ है, यहाँ 100 + p लिखा हुआ है, यहाँ 100 - d लिखा हुआ है, और यहाँ 100 लिखा हुआ है। अब आप रेशियो को एडजस्ट करने का एक तरीका जानते होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं पता है? जिसमें आपने एक चीज देखी है, यहाँ अगर एक खाली जगह पड़ी है, तो इसकी जगह ये लिख दें। ऐसा होता है ना एक तरीका, जिसमें हम रेशियो को एडजस्ट करते हैं। जैसे देखिए, ऐसा 3:4 है और 5:6 है, तो हम ऐसे कहते हैं कि 5 को यहाँ लिख दें, यहाँ 4 की जगह खाली पड़ी है, 4 लिख दें। ऐसा करते हैं ना? फिर इनको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इनको फिर क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो फिर मैं वही तरीका अपनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं इन सभी चीजों के रेशियो बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, ये चीज है वो कहाँ आएगी? देखिए, ये चीज कहाँ जाएगी? इस तरफ। ठीक है ना? यहाँ खाली जगह पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 100 - d। यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, देखिए ये वाला, कौन सा? ये वाला। ये यहां जगह खाली पड़ी है, तो ये यहां जाएगा, 100 + p। 100 + p। अब मैं आपको ऐसे कहूं, इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा, ये एक चीज क्रिएट करके देगा, जो सीपी, एसपी और एमपी की रेशियो होगा। सही बात है। अब हमें इससे मतलब ही नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं और हम इनको देखते हैं बस केवल। तो 100 × बताइए ये क्या है? 100 - d। ऐसा ही है। और यहां क्या है? 100 × 100 + p, यही है। अगर मैं इनके रेशियो देखूं, इन दोनों के रेशियो देखूं, तो देखिए इसमें ये 100 से 100 क्या करेगा? कट जाएगा। इसीलिए 100 - d इस तरफ है और 100 + p इस तरफ है। ये कारण है, ये इस चीज का कारण है कि d इस तरफ क्यों आया और वो p इस तरफ क्यों आया। क्योंकि इसमें तो डिस्काउंट वाला रिलेशन जो यहां होता है, एक्चुअल में जो यहां होता है रिलेशन, वो इस कॉलम में आएगा, इसको बराबर बनाने के लिए। इस वजह से ऐसा हुआ। अगर आप इसे नए भी समझ पा रहे हैं ना, तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप नए समझ पा रहे हैं, तो इसका कारण एक हो सकता है, आपको रेशियो को एडजस्ट करना नहीं आता, ये वाला तरीका नहीं आता कि इन रेशियो को मिलाते कैसे हैं। ए बी का अनुपात 3:4 है, बीसी का 5:6 है, तो एबीसी का क्या होगा? इसको मिलाने का ये पैटर्न होता है। मैंने वैसे इसे मिलाया। अगर देखिए, यहाँ एक जगह खाली पड़ी हुई है और यहाँ एक जगह खाली पड़ी हुई है, तो यहाँ ये जो 5 है वो आएगा, यहाँ ये जो 4 की जगह है, तो ये 4 आएगा। ऐसे होता है और कुछ नहीं है। ऐसे मैंने किया, देखिए, यहाँ यहाँ खाली जगह पड़ी थी, तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ खाली जगह पड़ी थी, तो हमने ये लिख दिया। इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, ये रेशियो होगा। जैसे इसमें देखिए, 15 ए का रेशियो हो गया, इसका रेशियो 20 हो गया, और इसका रेशियो क्या हो गया? ऐसे हमने कहा। ठीक है, ऐसा ही हमने कहा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ये चीज नया आती है ना। अब इसके बाद जो चैप्टर होगा ना, देखिए, हमने हमने पढ़ा है परसेंटेज, उसके बाद में हमने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद में अगला जो चैप्टर होगा, जिसका नाम होगा अनुपात। अनुपात में देख लेंगे इन चीजों को, है ना? अनुपात में मैं ऐसी जो बेसिक चीजें हैं वो बता दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं। ये उस फॉर्मूले का प्रूफ है। ठीक है, ये याद रह जाएगा, चिंता मत कीजिए। अब आप ऐसा कहते हैं कि सर इसकी जरूरत क्यों नहीं है? इसकी इसलिए जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कहता हूँ कि ओ छोरो, मेरा मामा का लड़को है, तो बिना यह पूछा कि भैया वो कौन है, तो वो कैसी बुआ को छोरो है, कोई नई चीज थोड़ी आएगी। सही बात है ना? ज्यादा से नहीं कह देखो फूफा को छोरो है, और क्या कह देखो, फिर बुआ को नहीं कहो तो फूफा को कह देखो, बुआ मान लो चौकी नहीं लगे तो। इससे ज्यादा क्या कह देखो। तो अगर मान लो एक को सगा, एक को रिलेशन पूछे ना, तो वो तो दे रखे हुआ है। डिस्काउंट जो होता है वही तो है। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि 200 रुपए किसी चीज में डिस्काउंट है, और उसको अगर हमने बेचा 800 में है, तो इस बात का मतलब उसका एमपी कितना है, तो आप 800 में 200 जोड़ के बता देंगे 1000 बताए थे उसको। सही बता ना? या फिर ऐसा कहा जाए 1000 रुपए किसी चीज का बताया गया और 200 का डिस्काउंट है, तो कितने में बेचा गया? 800 में। तो फिर ये नहीं पूछेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। इससे इसका रिलेशन बताना मुश्किल होता है, तो यही पूछेगा। बोलिए भाई।
हाँ, वैसे तो होता ही है वो तरीका जो है, वो जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वैसे तो होता ही है। ठीक है ना? परंतु ये ज्यादा सही रहेगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बहुत सही चीज है। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी लेके आएंगे ना इसमें तीन चार और वेरिएशन के, तब भी ये हो जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए कोई बात, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, महेश ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत के 25% लाभ के साथ 8750 रुपए में बेची, जिसका अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली है, तो अंकित मूल्य बताना है। 8750 रुपए सेलिंग प्राइस है, और हमें पूछ रहा है अंकित मूल्य। बारह पांच सौ कैसे किया आपने? क्या सीपी और एमपी निकाले पहले? सही है, 12,500 सही है। देखिए, बात ये नहीं है कि सही है कि नहीं है। हाँ, 100 की वैल्यू बतानी है। सही, ऐसा ही देखिए, इस सवाल में जैसे मैंने आपको कहा, इसमें तीन तरह की वैल्यू होती है: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। इसमें अगर मान लीजिए आपको ये दे रखा है 8750 रुपए, ये दे रखा है, देखिए 8750 रुपए दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो इससे देखिए, सेलिंग प्राइस 20 का मान है, तो 20 से आपको इस तरफ आना और 20 से उस तरफ आना बहुत आसान काम है। अगर हमें सवाल में ये वाला और ये वाला प्राइस दिया जाता है ना, और फिर सवाल पूछता, तब हमें 100 - डी 100 + पी लगाना होता। अब वो लगाने की जरूरत ना है। क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि आपको ये कहा गया कि इसमें छूट कितनी है, 30%। छूट है, छूट यहां का रिलेशन होता है। सही बात है ना, 30% की आपके पास छूट है, तो वो यहां का रिलेशन है। यही कहा है ना। अगर मान लीजिए, अगर हमें ये पूछता, हमें सवाल क्या पूछ रहा है पता है? देखिए, अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य ये पूछ रहा है, ये क्या होगा? तो हम इसको जाने बिना ही जान सकते हैं। कैसे वो जान सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए आप रेशियो शो कर लीजिए, आप इस चीज को 100 मानते हैं, तो 30 का छूट काटने के बाद कितने में बेचेंगे? 70 बेचेंगे ना। तो इसका रेशियो 70 की वैल्यू, और आपको किसका बताना है? 100 का। उसमें उसकी जरूरत ही नहीं है। तो हम ऐसे कहेंगे 8750 जो है, वह 70% की वैल्यू है, और हमें कितने की बतानी है? 100% की। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सवाल को 100 - डी 100 + पी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि हमें इससे ये नहीं बताना, हमें इससे इसको बताना है, इसलिए। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। देखिए, इसे इजी सा सवाल था काफी। परसेंट से परसेंट गया, शून्य से शून्य, 125 टाइम 125 का 100 से गुणा, 12,500, ये आंसर। अगर सवाल में ये पूछता, तो पता है क्या होता? 25% लाभ से इस बात को बता देते। इसे 100 कहते तो इसे 125, ये 125 की वैल्यू होती, और किसकी वैल्यू बतानी होती? 100 की। ये बात। तो कभी कभी सवाल ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, हमें अंकित मूल्य पूछा, इसलिए हमें अंकित मूल्य वाले रेशियो बनाए केवल।
ये आप कहेंगे ये डाटा क्या काम आया, ये बेफालतू का है, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। 8750 रुपए में बेचा अगर किसी सामान को और उसमें 30% का डिस्काउंट है, तो उसके 100% की वैल्यू अंकित मूल्य होगा। इसलिए हमने ऐसे कहा 8750 इज इक्वल टू 70% और 100% की वैल्यू क्या। ठीक है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीन करें इसे क्यों, ये लीजिए। सो माइनस जी 100 प्लस पी से कर लीजिए, इजी है ये चीज, वैसे कोई विशेष बात नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है इसमें, वो है प्रॉफिट। 480 तो नहीं हो गया, 360 का तो प्रॉफिट प्रॉफिट ही है केवल। 360 तो केवल प्रॉफिट है, इस बात का मतलब साइकिल थोड़ी ज्यादा कीमत की है। 200, 2400, 360 रुपीज प्रॉफिट है। देखिए अब हम वो टेक्निक लगाएंगे कॉस्ट प्राइस के साथ मार्क प्राइस को जानने की। उसमें हमने क्या कहा, अंकित मूल्य पर 25% का छूट, तो छूट को तो हम घटाएंगे, 100 - 25 क्या आया, 75। ठीक है, अनुपात। मार्केट प्राइस कैसे जानते हैं, 20% क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट है, तो 100 + 20, इसे कहेंगे 120। तो इस बात का मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, सॉरी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का हमारे पास रेशियो आया। अब एक चीज देखते हैं जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नाम की हमारे पास चीज नहीं है, हम हमें जो रेशियो जानने आते हैं वो कौन से आते हैं, पहला और आखिरी। सही बात है ना। तो अगर हमें मान लीजिए विक्रय मूल्य भी पता हो ना, जैसे मान लीजिए विक्रय मूल्य 90 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं लाभ कितना हुआ, 90 से 75 को देखें तो 15 का, तो फिर इसके नीचे वो 15 लिख सकते हैं, परंतु हमें नहीं पता, तो फिर देखिए इसे जाने बिना कैसे कहेंगे। तो देखिए मैं अब सवाल को क्या करूंगा, लाभ को है लाभ को कॉस्ट प्राइस में ट्रांसफर करूंगा। कैसे, 360 रुपए का लाभ है, 360 रुपीज, 360 रुपीज का जो प्रॉफिट है, पर एक बात बताइए एक्चुअल में प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, 20% लाभ है, तो ये जो चीज है वह 20% वैल्यू है किसी चीज की, तो उस चीज के 100% को आप क्या कहेंगे, क्या कॉस्ट ही कहेंगे, कॉस्ट ही तो कहेंगे ना। ये 360 रुपए है ना, आपका जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका है ये 360 रुपए, ये 20% है उसका। तो इस बात का मतलब 360 रुपए अगर किसी चीज का 20% है तो उसका 100% क्या होगा ये जान लेते हैं। उससे देखिए ये मान आ जाएगा, इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको इससे 5 बार काट गया, 5 को इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1800। इस बात का मतलब 1800 रुपए क्या है आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये है। 1800 रुपए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है। देखिए 1800 रुपए अगर किसी चीज का क्रय मूल्य है, उसी का 20% करेंगे ना आप, 18 दूनी 36, 360 आएगा। ये सीधी सी बात है। मतलब हमारे पास इन दोनों में से एक वैल्यू होनी चाहिए थी, वो नहीं है। वो जानने के लिए हमने क्या किया, उस लाभ को कन्वर्ट कर लिया क्रय मूल्य में, कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके कितना है 1800। अब इसके नीचे क्या रखेंगे बताइए, ये कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 75। और पूछ क्या रहा है हमें से, साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हम कहेंगे 1800 है, वह 75 की रेशियो की वैल्यू है, और हमें बताना है किसकी वैल्यू,
120 की, ये लीजिए आंसर आ जाएगा। काट पीट लेते हैं, काटने पीटने से आंसर देखिए। इसे काट लेते हैं 3 से 25 बार, 3 से 40 बार, 25 को इन 2 जीरो से 4 बार। अब ऐसा मत सोचिएगा 184 बार कट जाओ वो, 18 × 4 है ये बात का मतलब, 18 × 100 ही तो है ये। अब 100 को 25 से काटते हैं 4 बार ही तो कटता है, तो उस 2 जीरो को उड़ा दिया मैंने सीधा। 1800 में 25 को भाग मत दो, ये मुश्किल है काम, उन 2 जीरो में दीजिए। इस बात का मतलब 18 × 100 है, उस 100 में अगर हम 25 का भाग लगाएंगे तो 4 बार ही तो कटेगा। तो 18×4 कितनी बार, 72 बार भाग लगेगा, है ना। वैसे भाग नहीं दिया मैंने। अब देखिए इसे गुणा करें, 4×4 = 16 × 18, 18 × 160, ये सवाल का जवाब है। 256 + 32, तो 256 + 32 इतना, इतना ही है क्या, इतना ही है, 2880, ये सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, 2880 है वह सवाल का एक सही जवाब होगा। अब भी मैं वही तरीका काम में ले रहा हूँ, सीपी और एमपी की रेशियो बनाने वाला। ये क्वेश्चन ज्यादा बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, ये दूसरे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल। ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है, डिस्काउंट और प्रॉफिट होने पर आप उनका एक रेशियो बना सकते हैं। आपको सिर्फ डिस्काउंट की परसेंटेज की और प्रॉफिट की परसेंटेज की आवश्यकता है। आप सीपी और एमपी लेके आ सकते हैं, पहला और आखिरी मान, बीच वाले की जरूरत ही कहाँ है। अब आप ऐसे कहते हैं सर डिस्काउंट, 360 रुपए की जगह प्रॉफिट की जगह डिस्काउंट दे देता तो डिस्काउंट दे देता तो फिर हम ऐसा कह देते हैं ये चीज किसकी वैल्यू है, 25 की वैल्यू और 100 की वैल्यू जानकर हम क्या जान लेते, मार्क प्राइस। क्योंकि डिस्काउंट से हम मार्क प्राइस जान सकते हैं, और प्रॉफिट से क्या जान सकते हैं, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से बनता है इसलिए। ठीक है, 360 रुपए अगर किसी भी चीज का 20% लाभ है तो उसका 100% हिस्सा क्या होगा, इससे हमने क्रय मूल्य जाना। क्रय मूल्य जानने के बाद में आप उनको वैसे सेटल कर सकते हैं। ये पीछे के सवाल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, क्योंकि हर बार सवाल एक जैसा नहीं होगा, देखिए सही बात है ना। अब हर बार सवाल में आपको ऐसे मान दे दे, कॉस्ट प्राइस दे दे, अंकित मूल्य पूछ ले, अंकित मूल्य दे दे, कॉस्ट प्राइस पूछ ले, एक जैसा सवाल थोड़ी होगा देखिए हर बार, है ना। अब आप ऐसे कहते हैं सर इसकी जगह डिस्काउंट हो, तो मैंने डिस्काउंट वाला तरीका भी बता दिया। अब आप ऐसे कहते हैं सर इसकी जगह सेलिंग प्राइस हो, तो सेलिंग प्राइस वाला पिछला सवाल ही तो था, उसमें तो कुछ था ही नहीं, वो तो सीधा सीधा ही था। सही है, बस यही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल नया समझ में आया उसे 2 बार 3 बार पूछ लीजिए। ठीक है, घर पे जाकर उसे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की। मैं आपको कह रहा हूं ये जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप ये 3 बार पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल है ना, वह आप ऐसा नहीं होगा कि आप कर ना सकते। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप कोई भी सवाल मेरे से पूछिए, मैं बता दूंगा। मैं ये 6-7 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ा रहा। आप कोई भी सवाल पूछेंगे ना, कोई भी यूट्यूबर से लेके आइए, चाहिए कहीं से भी, मैं आपको सवाल बता दूंगा, ये बात। तो उसका कारण यही है, ये बेसिक्स है ना, ये बस क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप में से किसी को शतरंज खेलना आता है, चेस खेलना आता है क्या, वही व्यक्ति, एक व्यक्ति को आता है, चलिए कोई बात, दो को आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को नया भी आता है, या फिर नया नया है, तो देखिए अगर मान लीजिए मैं शतरंज खेलना सिखाऊं ना आपको, तो 2 मिनट का गेम है। 2 मिनट का गेम कैसे, मैं आपको बता दूं, पैदल ऐसे चलता है, घोड़ा ऐसे चलता है, हाथी ऐसे चलता है। सही बात है ना, 2 ही मिनट का गेम है बस। परंतु पता है खेलने का मतलब क्या होता है, खेलने का मतलब होता है प्लान बनाना, प्लानिंग करना। वो होता है, खेलते तो हम भी हैं, और वो जो एक भाई है गोकेश, वो भी खेलता है। उसके साथ खेले ना तो 2-4 वो, आपने जैसा 20 जना था खेल ले, ऐसा खेलते भी है ना। वो जो एक उसका था ना, यूक्रेन वाला था, वो कौन सा था, उसके साथ जो हारा था वो व्यक्ति, वो 50-50 लोगों के साथ एक साथ खेलता है। एक मूव किसी के साथ चल गया, एक मूव किसी के साथ चल गया, मतलब ऐसा है। तो मेन चीज, अगर मैं चेस खेलना आपको सिखाऊं ना, तो 2 मिनट का खेल है कि ये जो आपके गोटियां हैं ये ऐसे ऐसे चलती हैं। परंतु वो तो सीख जाएंगे आप, परंतु उसकी जो प्लानिंग करना है ना, वो समय लगेगा। बस वैसी ये बात है। ये जो सवाल है ये है गोटियां, आपको कैसे कैसे चलना है। अब उनकी जो प्लानिंग है ना, वो कैसे है, वो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। देखिए इतना कंटेंट किसी भी सवाल को हल करने के लिए काफी है। अगर आपको यकीन न है तो आप मेरे से सवाल पूछ लीजिए। अब थे कैसे थान तो आवे है, तो आवे क्या मुंह है, ये चीजें पढ़ावा जाना तो आवे है। जीके को कोनी आवे, मन जीके पूछ लियो कोनी आवे। सही बात है ना। इसकी प्रैक्टिस है, इस वजह से आता है। प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ऐसे मत आइए। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, बाग नाक में दम करो, रखा करो, सवाल पूछा करो, मैंने अठाने से पहले डरे कि यार खड़जा रही हूं मैं, पर ऐसी बात ही कोई नहीं, मैं आवा हाँ, पढ़ावा हाँ, जावा हाँ। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगले वाला सवाल देखते हैं। ये लिखा है आपने, लिखा है ना। ये देखिए,
अरे यहाँ कौन पूछो 1300। अगर वह बट्टा न दे तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। लाभ परसेंट बताना है। आपने सेलिंग प्राइस से वो बता दिया सीधा के बता दियो, अंकित मूल्य बता दियो कि अंकित मूल्य कौन बतानो। आपने बताना डिस्काउंट नहीं दिया तो फिर कितना में कितो परसेंट प्रॉफिट होगा। देखिए ये चीज तो कंफर्म है कि अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं फिर भी हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो 30 से क्या होगा, ज्यादा होगा प्रॉफिट। सही बात है ना। कितना ज्यादा होगा ये देखना होगा, देखते हैं चलिए। 44.44। 44 सही 4/9 मतलब। कैसे आपने पहले इनके मान निकाले क्या सभी के पैसों के रूप में। एक का तो निकालना हुआ था, कॉस्ट प्राइस और निकाल लिया आपने। ठीक बात है। अगर मान लीजिए ये 1150 रुपए होता तो क्या आप उसे मार्क प्राइस निकाल पाते, क्या उसे कॉस्ट प्राइस निकाल पाते। मुश्किल हो जाता, पॉइंटों में आता। सही बात है ना। बस इसी वजह से हम ऐसा ना करेंगे। अगर 1170 की जगह सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, यहाँ 70 की जगह 50 कर दूं, तो जिस भाई ने ये सवाल किया है जिसको ये तरीका पता है वो भी न कर पाएगा। कारण है कैलकुलेशन। तो फिर कैलकुलेशन न रहे इसलिए सवाल को देखिए कैसे करना होगा। मैंने आपको एक तरीका बताया तो इस बात का मतलब वह तरीका यूनिवर्सल है, कहीं पे भी लगाइएगा सब जगह काम करेगा। ठीक है। अब यहाँ होने के बट्टा को थे दूसरी जगह लगा दियो ब्याज में, बट्टा को बट्टा में ई टाइप में ही है ना, ई टाइप में काम करो। यहाँ होने 10% छूट है तो 100 में से 10 घटाएंगे, उससे सीपी आएगा। और 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे, प्रॉफिट कितना है 30%, उससे क्या आएगा एमपी का रेशियो आएगा। आएगा ये 90 है और ये क्या है 130। ठीक है। आपका प्रोडक्शन जो कॉस्टिंग है वो 90 रुपए का है। आप किसी चीज को बनाते हैं तो 90 रुपए की कॉस्ट आती है। आप उस पर कितना एमआरपी लिखते हैं 130। अब एक बात बताइए, अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे, आप 130 बताने के बाद हम डिस्काउंट नहीं देंगे तो कितने में बेचेंगे उसे 130 में ही। सही बात है ना, सीधी सी बात है। तो बस यही आपका प्रॉफिट है 40 कितने पे 90 पे। उसकी जरूरत ही नहीं है, उस 1170 की जरूरत नहीं है हमें, है ना। हम सीधा बता सकते हैं। अगर आप कोई देखिए, अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं, डिस्काउंट नहीं देते हैं तो आपका एमपी ही एसपी होगा 130 का 130 ही। बस इतनी सी तो बात है। सही बात है ना। अगर 90 रुपए की चीज बनाई उस पर 130 लिख दिया आपने और अब आप ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो डिस्काउंट नहीं दूं, कोई बात ना मत दीजिए 130 में बेचिए। 40 रुपए का फायदा 90 पे 100 पे, ये परसेंटेज के रूप में कितना होगा। तो 400/9 का मतलब सही कह रहा है ये भाई 44 सही 4/9% है, या फिर 44.44% ये चीज। अच्छा ठीक है। तो आप इस सवाल को भी इससे कर सकते हैं जिसमें अगर ये ऐसा कहे ना डिस्काउंट नहीं देंगे। अब एक बात सोच के देखिए, ये डिस्काउंट यहाँ 10% दे रहा था, अगर ये ऐसा कह दे कि मैं 2% दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये को 2% कम करके लिख दो एसपी, फिर उस एसपी से उसकी तुलना कर लीजिएगा। सही बात है ना। उस एसपी से 90 से ये चीज कितनी बड़ी है उससे उसकी तुलना कर कर फिर आप प्रतिशत के रूप में सवाल के जवाब दे सकते हैं। ये बात है। ठीक है। अब आप अच्छे से लिखिए इसे। ठीक है। ये लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया इस बात का मतलब एमपी ही एसपी है। अगर मैं एसपी लिखना चाहूं ना तो वो भी 130 ही है। अब जैसे मैंने आपको कहा ज्यादा से ज्यादा अब ये और क्या कह सकता है, 10% डिस्काउंट की जगह ऐसा कह देगा कि मैं इतना नहीं दूंगा, मैं इतना डिस्काउंट दूंगा। तो फिर सवाल को अलग तरीके से करना होगा, बस इतनी सी बात। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल नहीं, अगला टाइप ही पढ़ना होगा। ठीक है, वो कंप्लीट है। इसमें और अधिकतम सवाल ये हो सकता है जैसे मैंने आपको कहा,
अगर ये ऐसा कहे कि 10% की छूट देने पर 30% का प्रॉफिट होता है एक व्यक्ति को, अगर ये छूट न दे तो प्रॉफिट कितना होगा? या फिर ये ऐसा कह सकता है 10% के बजाय 5% के दे तो फिर प्रॉफिट कितना होगा? तो उसमें वो नया स्टेप बस इतना हो सकता है, 130 का 5% आपको ज्ञात करना होगा, 6.5 रुपए होगा। घटाने के बाद वो चीज 123.5 की बेची जाएगी, जो 90 रुपए के हिसाब से 33.5 रुपए अधिक है। तो 33.5 बटा 90 इंटू 100, ये सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, वो कितना भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगले वाला, सबसे मोस्ट पूछे जाने वाला टाइप और सबसे महत्वपूर्ण, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यही आएगा, यही टाइप पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए टाइप का नाम है समतुल्य बट्टा। इस बात का मतलब क्या है? देखिए, समतुल्य बट्टे का मतलब, निम्न में से बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। समतुल्य बट्टे का मतलब ऐसा है, जैसे मैं अगर आपको ऐसे कहूं कि 10% और 20% के दो डिस्काउंट, हम पहले एक ही बात कर रहे हैं, पहले ये वाला सवाल हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है, समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, निम्न बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। इस बात का मतलब ऐसा है, 10% व दो 20%, 10% व 20% दो छूट दी किसी व्यक्ति ने। इस बात का मतलब यह है कि 10 प्लस 20 बराबर, बताइए कितना, 30%। इस बात का मतलब 30% नहीं है। अगर 30% होता है तो सीधा 30 कह देता, 20 और 10 30। तो फिर इस बात का मतलब क्या है, 10 और 20। तो इस बात का मतलब देखिए ऐसा है, मैं पहले इसका मतलब समझाता हूं, फिर इसे करना कैसे है, ठीक है, वो समझाऊंगा। देखिए मतलब क्या है और करना कैसे है, उसमें फर्क होगा। मतलब अलग चीज होती है और करना कैसे होता है वो अलग चीज होता है। हम हर बार नहीं कर पाएंगे ऐसे। जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए की कोई चीज खरीदता हूं और मुझे ऐसा कहा जाए कि 10% व 20% की दो छूट ले लीजिए। ठीक है, तो आप ऐसा कहेंगे कि पहले 20 ले लिया, ज्यादा मिल जी सी, या पहले 10 ले लिया, क्यों को नहीं हो, देखो एक ही जितना रुपया सी, सही की कर लिया, एक ही बात। 10% पहले इसका कम कर देते हैं, तो 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपए होता है। इसमें से कम किया तो बताइए क्या आया, 90 रुपए। 90 रुपए की होगी ना चीज, ठीक है, 90 रुपए की होगी। अब बताइए कौन सा डिस्काउंट लगाए, 20%, इसका 20% क्या होता है, 18 रुपए होता है। इसमें से कम कर दीजिए, क्या आया, 72 रुपए। ये बात है। तो 100 रुपए की चीज दो डिस्काउंट लगाने के बाद में बेहतर की हुई। अगर आप 20 और 10 30 समझ रहे थे, तो इसका 30%, 30 रुपए कम होने पे 70 नहीं हुआ, देखिए बेहतर हो रहा है। सही बात है ना? देखने से ग्राहक को ये लगे कि देखिए ये तो मुझे 70 में मिल रहा है, पर एक्चुअल में देखिए कितना ज्यादा ले रहा है, वो दो भी ज्यादा ले गया यहाँ से। सही बात है ना, दो भी यहाँ से ज्यादा ले गया, ये बात। तो देखिए वैसे देखा जाए तो 100 से 72 है, कितना कम हुआ, 28 रुपए कमी आई। इस 100 रुपए पर ये चीज कितने परसेंट है, तो बताइए कितने परसेंट है, 28%। न कि कितना, 30। इस बात को समझे आप? इस बात का मतलब ऐसा है कि 10% और 20% डिस्काउंट अगर आप कर्मागत लगाते हैं, उसके बजाय अगर आप 28% एक बार में लगाएं, तो क्या एक ही बात है, एक ही बात है ना। इस चीज को समतुल्य कहा जाता है। समतुल्य का मतलब है उसके समान। 10 और 20 को अगर हम कंटिन्यू लगाएं, या फिर आप 28% एक साथ लगाएं, एक ही बात है। तो 10 और 20 का मतलब कितने परसेंट डिस्काउंट है, 28%। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या होगा, 28%। अब इसे हल कैसे करना है, ये देखते हैं। ये तो था यहां तरीका कि इस बात का मतलब क्या है। 100 रुपए की चीज, उस पर पहले 20 का डिस्काउंट, वो 80 की होगी। अब 80 के बाद में उस पर 10 का डिस्काउंट, 8 रुपए कम कर दिए, कितने का होगी, 72 की। अगर हम देखें 100 की चीज 72 में मिल रही है, तो 28 रुपए कम हो रहा है, हो रहा है ना, ये इस प्रकार की बात है। अब ऐसा करना नहीं है, करना कैसे है वो देखते हैं। देखिए मैं इसे मिटाकर करने का तरीका लिखूंगा। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं। ये मत लिखिए, ये वैसे ही है। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका है x + y + x y/100। सॉरी, यहां लिखना होगा माइनस। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए पहले मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा इस बात का मतलब क्या है। ठीक है, 20 और 10 को बनाते हैं, तो 10 + 20 -10 × 20/, ठीक है, ये बनाया हमने। पहले इसको हल कर देते हैं, इसका ये कट गया, इससे ये कट गया, दो का एक से गुना दो, माइनस 20 और 10 30, 30 में से दो घटाएं, क्या आया, 28 आ गया। इतना कुछ करना ही नहीं पड़ा, सही बात है ना। और ये सवाल का जवाब है, ऐसे करना है आप। ऐसा क्यों हुआ ये मैं बताऊंगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बहुत इजी सा पैटर्न है। ठीक है, वो तरीका बताऊंगा मैं क्या चीज है, इसे लिख लीजिए आप, ये हर जगह काम करेगा।
ये दो रेटों को है ना एक रेट कंबाइन करने का तरीका है, एक बार कंबाइन करने का। अब आप ऐसे कह सकते 3 का, एक बार 2 को देखा फिर 3 को, ठीक है। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए इतना समय न है कि मैं आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाऊं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये 20 नंबर सवाल हल करना है, ठीक है। तो देखिए 20 + 40, 20 × 40/100, 20 और 40 से इसके जीरो जीरो कट के 4 दूनी 8 कम होगा 60 में से, तो क्या आंसर आओगे? 52, 52 आंसर आएगा। देखिए ऐसा, ठीक है। अब यहाँ मत कर लियो अगर सर ये 20 40 में से घटाती हूँ, ये बोर्ड मास के तरीके तो आपको पता होंगे कि बोर्ड मास का कौन सा तरीका होता है, पहले क्या वाला होता है, ठीक है। पहले क्या वाला होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है ना तो पूछ लीजिए, देखिए मैं मना नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा, पर मैं दिखाना बताऊंगा। पहले ये चीज होती, देखो पहले गुणा हल होता है, ठीक है। गुणा भाग पहले ही हल होता है, पहले ये पैटर्न हल होगा, 4 दूनी 8, 40 और 20 60, 52% ऐसा। तो अगर आप ये डिस्काउंट लगाते हैं ना 20 और 40, इसको देखने से ये लग रहा है 60% का डिस्काउंट है, पर एक्चुअल में ये कितना है, कितना है? 52%। जैसे है नीचे वाला, नीचे वाला बाद में देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे बाद में। देखिए आपको एक डिस्काउंट याद रखना है, मोस्टली पूछे जाने वाला डिस्काउंट ये वाला, 20 और 10 कितना आया इसका, रिजल्ट क्या आया था? 28, 28 आया था ना, बस ये याद रखना। ये याद क्यों रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत है ना, वह हमारे सवालों में पड़ेगी और सवाल पूछेगा भी ज्यादा। मैं जो आपको कह रहा हूं कि मैं आपको वही सवाल करवाता हूं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये सवाल मैं दूसरे डेटा भी ले सकता हूँ 20 की जगह 50 30, पर एग्जाम में आने वाले सवाल के डेटा जो बार बार पूछे जाएं वह लेने से आपको हो सकता है उसके आंसर याद हो जाए, और एक्चुअल में होगा भी यही, आपको 10 12 क्वेश्चन के आंसर याद होंगे। राजस्थान के एग्जाम के क्वेश्चनों का पैटर्न का तो मैं ये कह रहा हूँ कि सीधे के सीधे मिल जाएंगे आपको। आगे कोई एग्जाम है क्या राजस्थान के एग्जाम का, कौन सा है? राजस्थान पुलिस को, राजस्थान पुलिस में मैं था वह ये आवे तो मैं थान कह रही हूँ, था ना जगह सवाल करवाया है ना, अगर 10 आओगा ना तो भी मैं से 6 सवाल सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम डेटा भी नहीं बदला होगा। मैं 4 की गारंटी नहीं लेता, पर 6 भी बहुत ज्यादा है। 6 सवाल जो आपको करवाए गए हैं उसमें से हूबहू कॉपी पेस्ट आ जाएंगे, जिनके जैसे आंसर 52 है ना, संतरो लिख रहे हो तो नींबू भी को लिख रहे हो, संतरो को संतरो ही लिखे हुए। बन एक बात सोच के देखो, बन इतनी अकल को नहीं कि वो पेपर पटवारी को 2025 में हो रहे है, 2012 को नोटिफिकेशन चला रहे हैं। वाकई में बिना पेन से काट के मिटाई लिख लिखो लिया करके 2025 लिख दे, यहाँ 2012 आ रहा है, बजट पाछो वही पढ़ दे, तो बाम अकल को नहीं वाकई में, बाना पेपर बनाना वो तरीके ही को नहीं, पुराना पेपर में से ही क्वेश्चन उठावे हुए, नया क्वेश्चन लेके ही को नहीं आवे, ये है इस वजह से ये समस्या है। नहीं आप एसएससी को देखिए नए क्वेश्चन बनाते हैं वो, सही बात है ना। बैंकिंग को देखिए, बैंकिंग तो ऐसा करता है, आप जो पैटर्न पढ़ रहे हैं ना वो पैटर्न ही गायब है, अगली बार जाएंगे तो पैटर्न ही नया, उससे अगली बार जाएंगे पैटर्न नया, नए पैटर्न की चीज मिलती है देखने को, ये बात ठीक है। बचे हुए काम को हम कल देखते हैं, ये वाला आप पे छोड़ते हैं, आप कैसे करते हैं। देखिए एक हिंट देता हूं, दोनों को, दो को अनकंबाइन कर सकते हैं आप, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, फिर उसके साथ क्या लगा दीजिए, जैसे ये क्या बन गया 28, 28 के साथ किसको लगा दीजिए 30, एक फॉर्मूला और लग जाएगा, एक बार और 2 बार लगाना होगा, बस इतनी सी बात, ठीक है। बाकी बचा हुआ काम कल देखते हैं। सवाल यार आप क्लास से पहले पूछा करें, जब अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, आगे मेरे पास होता है इसमें, ठीक है ना। कल मैं जैसे पहले आऊंगा तब पूछ लिया करें, तो ये चीज बताइए, बताओ एक बात।